हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस को करेंगे। जो भाई मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना, और वो वीडियो लिस्ट में जाएं, वहाँ से वो इडियम फ्रेजेस का इंट्रोडक्शन का क्लास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे इडियम फ्रेज पे चर्चा करेंगे जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। CGL, CHSL, SSC GD, MTS। फ्रेंड्स, एक बार आप पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है कि इडियम फ्रेज होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम लोग B को पढ़ेंगे, C को पढ़ेंगे और Z तक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने इडियम पे। सो फर्स्ट इडियम इज़ व्हाट ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या होता है? टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता है। टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग अप, हार्ड वर्क करना। टू मेक समथिंग वर्स, टू वाउंड फिजिकली ना, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना। सो फ्रेंड, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स ना, मैटर को और ज़्यादा ख़राब कर देना। फ्रेंड्स, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का जो मतलब होता है वही मतलब होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर ना, जिसको हम लोग बोलते क्या है ना, आग में घी डालना। आग में घी डालना, कहीं पे आग लगा हुआ है फ्रेंड ना, आप उसमें घी डालोगे, मतलब क्या है ना, मतलब आप उसमें फ्यूल डाल रहे हो। आग लगा है, फ्यूल डाल रहे हो तो वो आग और बढ़ेगा। मतलब कोई इंसान एक तो पहले से परेशान है ना, कोई मैटर उसका ख़राब है, आप उसमें आके कुछ और ऐसा बोलते हो कि मैटर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते क्या हैं, टू ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। सो नेक्स्ट इडियम, अ बैड एग, someone who regularly make mistakes, someone who is dishonest and unreliable, someone who does not like eggs, someone who likes to break eggs। तो फ्रेंड, एक बार आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है अ बैड एग, तो ध्यान देना, अ बैड एग का मतलब क्या है ना। अ बैड एग का मतलब क्या है फ्रेंड? तो अ बैड एग का मतलब होता है समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल ना, कोई ऐसा इंसान जो गैर जिम्मेदार और ईमानदार ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, अ बैड एग ना। जैसे आपने ना बहुत सारा एग खरीदा, उसमें कोई एग क्या निकल गया, बैड निकल गया, बैड। तो आप ऐसा समझो ना कि जो इंसान बैड है वो डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल है। तो बैड एग का मतलब क्या हो जाएगा, समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। तो एग से मिलता जुलता ना एक इडियम और है फ्रेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एग ऑन ना। क्या लिखा गया, एग ऑन। तो एग ऑन का मतलब क्या होता है? एग ऑन का मतलब होता है इनकरेज ना। एग ऑन का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड? एग ऑन का मतलब होता है इनकरेज ना, किसी को इनकरेज करना। सपोज करो कि कोई लड़का है ना जो बहुत दुबला पतला है, अब आप उसको इनकरेज कर रहे हो कि तुम एक एग डेली खाओ, तुम स्ट्रांग हो जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम भले दुबले पतले हो तुम स्ट्रांग हो सकते हो ना। एग ऑन आपने उसको किया, आपने उसको क्या कर दिया, एग ऑन मतलब इनकरेज। तो आप निमोनिक्स कैसे बना सकते ना, उसने मुझे एग खिला के इनकरेज किया ना, एग खिला के इनकरेज किया। तो एग ऑन का मतलब इनकरेज। बैड एग का मतलब क्या होता है, समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। So next idiom is her success as a singer was a 9 days wonder ना। was a 9 days wonder का मतलब क्या होता है फ्रेंड? a proud achievement, eternal fame, an impossible feat, a short lived sensation। तो a 9 days wonder का मतलब क्या होता है, a short lived sensation ना, 4 दिन की चांदनी। मतलब आप कुछ टाइम के लिए हैप्पी होते हो ना, कुछ टाइम के लिए आपके जीवन में जब हैप्पीनेस आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ना अ 9 डेज वंडर। है फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना 9 डेज, अगर हम लोग 365 डेज के रेफरेंस में बात करें
तो 9 डेज ना अ वेरी स्मॉल वेरी शॉर्ट टाइम, तो हम लोग कह सकते हैं अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, मतलब अ 9 डेज वंडर। ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो फ्रेंड, अ फिश आउट ऑफ वाटर ना, अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा? हैप्पी एंड फ्री, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, एंग्री एंड हर्ट, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ, आप उसको सुनेंगे, इसके बाद आप इन चारों ऑप्शंस में गेस करेंगे कि सही क्या हो सकता है ना। हम सबको पता है कि वाटर एक एक्वाटिक एनिमल है ना, जलीय जीव है। जब हम मछली को कभी पानी से बाहर निकालते हैं तो हम लोग ये देखते हैं ना कि मछली उछल कूद मचाती है। एक्चुअली वो उछल कूद मचा रही है, डांस नहीं कर रही है ना, वो हैप्पी नहीं है। एक्चुअली हमने उसको क्या किया ना, उसके हैबिटेट से बाहर निकाला है, उसका जो निवास स्थान है उस निवास स्थान से हमने उसको बाहर निकाला, तो वो थोड़ा सा परेशान होती है ना, अनकंफर्टेबल फील करती है। सो हम कह सकते हैं शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब, दैट मीन्स अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस ना। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना बेचैन। लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ओके फ्रेंड्स, समटाइम यू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ना, when you find something that is very dear to you ना, is going too far from you ना। जब आप देखते हो कि ना कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है ना और वो आपसे धीरे धीरे दूर जा रही होती है, so you feel jealous, you feel like a fish out of water. ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग फ़िश की बात करें ना, तो फ़िश से मिलता जुलता एक इडियम और आता है। वो इडियम हम लोग कह सकते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर ना, फिश इन ट्रबल्ड वाटर ना, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? टू गेन प्रॉफिट वाइल समवन इज इन प्रॉब्लम। मतलब आप किसी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं तो उसको हम लोग बोलते क्या हैं? फिश इन ट्रबल्ड वाटर। याद कैसे करना है? अब देखो, जो भी भाई गांव से बिलोंग करते होंगे, जब बारिश का मौसम आता है तो गांव में जो तालाब वगैरह होते हैं सब भर जाते हैं ना। फिर जब वो धीरे धीरे बारिश का मौसम समाप्त हो रहा होता है, उस तालाब में पानी कम होता है, तो आपने देखा होगा ना कि गांव के कुछ मछुआरे कोई ना कोई बर्तन लेके जाते हैं ना, एक तालाब का पानी बाहर निकालते हैं। तो जब पानी कम हो जाता है ना, वो क्या करते हैं ना, उस पानी को ट्रबल करते हैं ना, पानी को ट्रबल कर देते हैं, मतलब शेक करके पानी को ट्रबल करते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं ना तो मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं ना, मतलब फिश इन ट्रबल्ड वाटर, पानी को आपने ट्रबल किया, वहाँ पे जो फिश हैं वो कहाँ पे आई? ऊपर आ गई ना, मजबूरी में वापस आ गई, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है पानी। सो अब मछलियाँ परेशान हैं, आप उनको उठाते हो, आप प्रॉफिट कमाते हो, उनको बेच के, उनको खा के आप क्या करते हैं? प्रॉफिट गेन करते हैं। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, फिश इन ट्रबल्ड वाटर ना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? टू गेन प्रॉफिट वाइल समबडी इज़ इन प्रॉब्लम ना। जैसे आपने देखा था कोविड के टाइम में दुकानदारों ने बहुत सारा फ़ायदा कमाया ना। मैंने देखा कि भाई वो 5 रुपये खैनी का जो पैकेट आता है 5 रुपये का, लोगों ने 50 रुपये में बेचा। सिगरेट 10 रुपये का 80 रुपये में बेच दिया। मतलब ये कि कोई इंसान प्रॉब्लम में है, उसके प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। सो व्हाट नेक्स्ट? द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ना, क्या लिखा गया फ्रेंड? द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है रीज़न फॉर क्वेरल, रीज़न फॉर क्वेरल। वैसे ये जो वर्ड है डिस्कॉर्ड ना, ये 2 शब्दों से बना है, डिस प्लस कॉर्ड से ना फ्रेंड। किससे बना है? डिस प्लस कॉर्ड। कॉर्ड एक रूट वर्ड है
जिसका संबंध किससे फ्रेंड, जिसका संबंध है हार्ट से ना, जिसका संबंध किससे, हार्ट से। और यहाँ पे डिस एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नॉट, मतलब दो लोगों के जो हार्ट है ना, दो लोगों के हार्ट मैच नहीं कर रहे हैं, दो लोगों के हार्ट मैच नहीं कर रहे हैं, दो लोगों के विचार मैच नहीं कर रहे हैं ना। अब अगर विचारों में मतभेद है तो इंसान क्या करेगा, फाइट करेगा ना, झगड़ा करेगा। और झगड़े की वजह कौन बन रहा है, एप्पल बन रहा है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, रूट कॉज ऑफ फाइटिंग। सो इसके पीछे एक लॉजिक ये भी हो सकता है फ्रेंड, जैसे आप याद करना चाहो कि हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जो पेरेंट्स हैं वो मार्केट से सपोज़ करो कि एक ही एप्पल लाते हैं ना। अब उस एप्पल को खाने के लिए दो लोग हैं ना, ब्रदर एंड सिस्टर। तो भाई बोल रहा है कि मुझे खाना है, बहन बोलते मुझे खाना है, एप्पल एक है ना। और जो भी खाना चाहता है वो पूरा खाना चाहता है। तो उस एप्पल के चक्कर में इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, फाइटिंग हो जाती है। तो हम बोलेंगे ना फाइटिंग की वजह कौन बन गया, एप्पल बन गया। तो द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, रीज़न फॉर क्वेरल। ओके, सो फ्रेंड्स, एप्पल से मिलता जुलता एक इडियम और है, हम लोग उसको देख लेते हैं। और वो एप्पल से मिलता जुलता इडियम क्या है, हम बोल सकते हैं एप्पल ऑफ वंस आइज ना, एप्पल ऑफ वंस आइज। ओके फ्रेंड, एप्पल ऑफ वंस आइज। और दूसरा होता है एप्पल पाई ऑर्डर ना, दूसरा क्या होता है, एप्पल पाई ऑर्डर। ओके फ्रेंड, ये दो, एक होगा एप्पल ऑफ वंस आइज, दूसरा क्या होता है एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है ना, डियर ना, क्या करेंगे, वेरी डियर टू समवन। और जबकि एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है वेल अरेंज्ड ना, क्या होगा, वेल अरेंज। तो एक होता है वेरी डियर टू समवन, आंखों का तारा होना। दूसरा एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित। जैसे आपने देखा होगा ना कि एप्पल एक फ्रूट है ना, जब वो लोग उसे क्या करते हैं ना, दुकान पे आपने देखा होगा एक एप्पल के दूसरा एप्पल, वो लोग क्या करते हैं उसको ऑर्डर में रखते हैं, सजा के रखते हैं। तो फ्रेंड वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो एप्पल ऑफ वंस आइज़, तो बोल देंगे ना वेरी डियर टू समवन, और उसको एक के ऊपर दूसरा रखते हैं, मतलब उसको अरेंज करके रखते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब सुव्यवस्थित। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट इडियम पे अगर आएँ तो नेक्स्ट इडियम हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखे रखा है अ बर्ड आइज व्यू ना, अ बर्ड आइज व्यू का मतलब क्या होगा फ्रेंड, अ बर्ड आई व्यूज़ का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। अ डिटेल स्टडी नहीं होगा, अ पर्सनल व्यू नहीं होगा, अ प्रेजुडाइज व्यू भी नहीं होगा, अ कर्सरी, तो आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब अगर हम लोग बात करें कि अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है ना, अ कर्सरी लुक, सरसरी निगाह से देखना। तो बर्ड से एक इडियम और आ जाएगा फ्रेंड, हम लोग लिख सकते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर, टुगेदर ना, क्या लिखा गया, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, दैट मीन्स पीपल ऑफ सेम नेचर ना, एक ही प्रवृत्ति के लोग या एक ही स्वभाव के लोग। तो अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या हुआ, अ कर्सरली लुक। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब क्या हो गया, पीपल ऑफ सेम नेचर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज ऑल ईयर्स ना, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ऑल ईयर्स। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। तो ऑल ईयर्स का मतलब क्या है ना, ऑल ईयर आई थिंक वी ऑल हैव 2 ईयर्स ना, हम लोगों के पास कितने भाई 2 ईयर्स होते हैं। अब किसी की बातों को अगर हम दोनों कान खोल के सुनते हैं, इसका मतलब हम उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना। मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़ बिल्कुल नहीं होगा, कवरिंग दियर ईयर्स नहीं होगा, टॉकिंग लाउडली भी नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा वेरी अटेंटिव ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वाज ऑल ईयर्स का मतलब क्राउड बहुत क्या थी, अटेंटिव थी।
एडेजस्ट्रॉन ना, एडेजस्ट्रॉन का मतलब क्या होगा फ्रेंड? एडेजस्ट्रॉन का मतलब होता है डिसीविंग समबडी बिटरली हॉस्टाइल फ्रेंडली विथ ईच अदर विदाउट होप। तो इसका जो मीनिंग आएगा फ्रेंड वो क्या आ जाएगा? बिटरली हॉस्टाइल, शत्रुता होता है एडेजस्ट्रॉन। तो एक इडियम और होता है फ्रेंड जिसका मतलब हम लोग एनमिटी बोल सकते हैं, दैट इज बैड ब्लड ना। क्या लिखा गया? बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड ना? बैड ब्लड का मतलब भी होता है एनमिटी, शत्रुता, हॉस्टाइल, दो लोगों के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से देयर इज़ अ बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि अगर दो लोगों के बीच में शत्रुता है तो एट डेजर्स्ट्रॉन, या और यू कैन से बैड ब्लड। सो व्हाट नेक्स्ट? Next one is action speak louder than words. Action speak louder than words. What you do is more important than what you say. Take up a task that you can't finish. Look for solutions in the wrong place. Do something without planning. Actions speak louder than words का मतलब होता है friend, what you do is more important than what you say. ना, जो आप करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो आप कहते हो उससे। ओके, सो नेक्स्ट, अ क्लोज सेव ना। क्या लिखा गया है? अ क्लोज सेव। तो दोस्त यहाँ पे अ क्लोज सेव का मतलब होता है अ नैरो स्कैप फ्रॉम डेंजर ना, बाल बाल बचना होता है। सपोज करो कि आप ना गए हो शेविंग कराने, नाव की दुकान पे गए हैं, शेविंग कराने गए आप ना। शेविंग करते करते उसका छोरा आपके गले पे चल जाता है बट आप बच जाते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अ नैरो स्कैप फ्रॉम डेंजर, क्लोज सेव। ओके, नेक्स्ट है अबव बोर्ड ना। क्या लिखा गया फ्रेंड? अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या है? लिखा है ना, अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स ना। यदि आप अपने डीलिंग्स में अबव बोर्ड नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स। तो अपने क्लाइंट्स का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। अब डीलिंग्स में क्या होना चाहिए ना फ्रेंड? ईमानदार होना चाहिए। वैसे भी आप टेक्स्ट से गेस कर पाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे जो मीनिंग होगा, स्मार्ट एंड डिसेप्टिव नहीं होगा, बोल्ड एंड रेकलेस ये भी नहीं होगा, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मे बी, एक्सेप्शनली टैलेंटेड नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड यहाँ पे? ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। मैं आपको बताऊँ जो मतलब अबव बोर्ड का होता है, एक इडियम और होता है ना, फेयर एंड डिस्कायर ना। क्या होता है? फेयर एंड डिस्कायर, फेयर एंड डिस्कायर। ओके फ्रेंड, तो फेयर एंड डिस्कायर का मतलब भी क्या होता है? ऑनेस्ट एंड फ्रैंक ना। फेयर एंड डिस्कायर का मतलब भी क्या होगा? ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। जैसे आप याद कैसे करेंगे ना, लोग फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड मैन, ये जो क्रीमें होते हैं इसको लोग लगा के सुंदर दिखते हैं। मान लो कि आपके लिए एक नया क्रीम आ गया और वो क्या है? फेयर एंड डिस्कायर। आप इसको लगाएंगे तो आप बहुत ही ऑनेस्ट और फ्रैंक लगेंगे। ठीक है, तो आज से ही लगाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट ना। व्हाट? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, दैट मीन्स इंस्टेंटली। कोई काम अगर तुरंत होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना। खुली किताब अगर आप हो जाएंगे, कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगा। वन अबाउट whom it is easy to knowing, know everything. One who advise other to be frank and unsecretive. One who is fond of reading even when traveling. One who has written an examination without preparation. So friend, here the right answer is one about whom it is easy to know everything. अब आपको पता है ना, अगर ओपन बुक है तो आप पेजेस को पढ़ के सारी जानकारी ले सकते हैं। एट अ स्नेल स्पेस ना। एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होगा फ्रेंड? डू समथिंग वेरी केयरफुली, वेरी परसिस्टेंट, डू समथिंग वेरी स्लोली। तो इसका आंसर बनता है
डू समथिंग वेरी स्लोली एट अ स्नेल्स पेस ना। वैसे ही पेस का मतलब पेस का संबंध किससे होता है फ्रेंड ना, रन से होता है। तो समझ लीजिए किसी का स्नेल पेस मतलब बहुत धीरे चल रहा है वो। एट आर्म्स लेंथ ना, एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड, चेकिंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक क्लोज एज वन कान टच, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना कीप प्रॉपर डिस्टेंस भी बोलते हैं, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, कीप प्रॉपर डिस्टेंस ना। ओके फ्रेंड, क्या बोलेंगे, कीप प्रॉपर डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बैड कंपनी में है तो हम लोगों के पेरेंट्स ना, जो हमारे गार्जियन होते हैं, वो यही बोलते हैं बेटा उनसे एक हाथ दूर रहा करो। तो एक हाथ दूर रहने का मतलब उनसे उचित दूरी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि पापा मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं उससे एक हाथ दूर रहूँगा लेकिन रहते हो आप उसके साथ, ऐसा नहीं लेना है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, कीप प्रॉपर डिस्टेंस। और फ्रेंड्स यहीं से अगर आर्म की बात करें तो एक इडियम आप बना सकते हो ओपन आर्म्स ना। क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं ओपन आर्म्स। तो ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो आप किसी का वेलकम करते हो ना हाथ खोल के, मतलब वार्म वेलकम टू समवन। और दूसरा आप बना सकते हो फ्रेंड, दूसरा आप यहीं पे बना सकते हो एक इडियम और, आर्म इन आर्म ना, आर्म इन आर्म ना। एक और बनता है आर्म इन आर्म ना, व्हेन टू पीपल वॉक टेकिंग आर्म इन आर्म, मतलब वो बहुत लविंगली, बहुत अफेक्शनेटली होते हैं, आर्म इन आर्म। acid test, what is the meaning of acid test ना, a malicious way of taking revenge, a test that shows how to harm someone, proof that an attack has been made, definitive proof of truth or falsehood। एसिड टेस्ट का मतलब, एसिड टेस्ट होता है कठिन परीक्षा। कठिन परीक्षा में इंसान ना जब टेस्ट लेता है तो ये जानना चाहता है कि सामने वाला सही है या गलत। एसिड टेस्ट। एज द क्रो फ्लाइज ना, एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है इन अ स्ट्रेट वे ना। क्या होता है, इन ए स्ट्रेट वे ना, इन अ स्ट्रेट वे। तो जब आप कोई सीधा रास्ता तय करते हैं मतलब वो रास्ता आपके लिए क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। द शॉर्टेस्ट रूट इन अ स्ट्रेट वे ना, एज द क्रो फ्लाइज। सो एज क्लियर एज मड, यू नो हाउ क्लियर द मड इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ना। क्या करेंगे यहाँ पे, एज क्लियर एज मड का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक ना, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी ना। क्या लिखा है, समथिंग इजी, जो चीज़ आसान होता है ना। अ पीस ऑफ केक भी होता है, अ केक वॉक भी होता है ना। यहाँ से एक इडियम और क्या आता है ना, अ केक वॉक। क्या आएगा फ्रेंड, अ केक वॉक ना, मतलब केक को खाते हुए वॉक करना इजी टास्क होता है। इजी टास्क, समथिंग इजी, जो इजी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। और यहीं पे फ्रेंड एक और इडियम बन जाता है चाइल्ड्स प्ले ना। क्या बन जाता है, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब भी क्या होता है, आसान काम होता है। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम लोग देखें ना, चाइल्ड्स प्ले, तो एक इडियम आता है ना हरकुलियन टास्क ना। क्या आता है, हरकुलियन टास्क। तो हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है ना, अ टास्क विच रिक्वायर्स मच फिजिकली एंड मेंटली एफर्ट। तो कोई ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक दक्षता की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं हरकुलियन टास्क। तो अ केक वॉक, चाइल्ड्स प्ले का अपोजिट क्या होगा, हरकुलियन टास्क हो जाएगा, ठीक है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, जैसे फ्रेंड अभी हमने पढ़ा था ना एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वजह, तो यहाँ भी क्या होगा ना, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अ बोन ऑफ कंटेंशन जिसे हम लोग बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। चाइल्ड्स प्ले भी हमने किया ना, वेरी इनोसेंट, वेरी अनोइंग, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। अ बर्निंग क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आ जाएगा यहाँ पे,
एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वलंत मुद्दा। ज्वलंत मुद्दा ऐसा होता है जो लगातार सर्कुलेट करता रहता है ना पूरे सोसाइटी में, पूरे एरिया में, स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बी एट योर वेट्स एंड टू बी ओवरस्वेट, केयरफुल थिंकिंग, बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट दिया ना एप्पल एंड ऑरेंजेस, सेम थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, फ्रेश, न्यूट्रियस। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, डिफरेंट थिंग ना। वैसे भी एप्पल और ऑरेंजेस क्या होते हैं, दो डिफरेंट थिंग्स होते हैं। बाकी एप्पल से जो इडियम बना था वो मैंने आपको बताया ही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब जो चीज़ जैसा है ना उसको वैसा बताना चाहिए। एक्चुअली इट हैपन्स, एक्चुअली एज इट हैपन्स। तो जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे बोलना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अबव वंस हेड, अबव वंस हेड को आप समझेंगे जैसे कभी कभी टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं तो उनकी बातें आपके सर के ऊपर से निकल जाती है। ऐसा आप बोलते हो कि यार पता नहीं क्या पढ़ा है ना वो, कि मेरे सर के ऊपर से निकल गया। अब सर के ऊपर से निकलने का मतलब आप उसको समझ नहीं पाए ना। क्या नहीं समझ पाए, समझ नहीं पाए, वो आपके समझ से परे है। तो इस इडियम का मतलब हो जाएगा बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्या बनेगा, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट नेक्स्ट, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, बी ग्लैड टू सी समवन लीव, वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। कोई इंसान क्या सोच रहा है उसको पूछने का जो तरीका होता है ना, अ पेनी फॉर वंस थॉट हो जाएगा। अ बुल इन अ चाइना शॉप। ओके फ्रेंड, क्या लिखा गया है, अ बुल इन अ चाइना शॉप लिखा गया है। तो सपोज़ करो कि ना कोई चाइना शॉप है, तो चाइना शॉप में क्या रहेगा, तो मान लो कि चाइना शॉप में है बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के सामान हैं। अब वहाँ पे आपने किसको रखा है, वहाँ पे आपने किसी बैल को रख दिया काम करने के लिए ना। तो अब बुल इन चाइना शॉप का मतलब हो जाएगा फ्रेंड, जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए वहाँ पे आपने किसी बेढंगे इंसान को रख दिया है। तो इसका आंसर बनेगा क्या, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन ना, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन। तो फ्रेंड अभी अगर हम लोग ना अबुल इन चाइना शॉप की बात करें तो आपने बोल दिया क्या होता है, बेढंगा। अब अगर हम लोग बुल ना, आपने देखा होगा कि सड़क पर लेटे पड़े रहते हैं ये। आप अगर बाइक से जा रहे होते हैं, कितना भी हॉर्न दीजिए ये उठते नहीं हैं। अब इनकी जीवन में पता नहीं कौन सी समस्या होती है, किसके बारे में सोच रहे होते हैं, आप कितना भी हॉर्न दीजिए अपना मुँह हिलाए पड़े रहते हैं। A bull in China shop, that means an extremely awkward clumsy person। तो फ्रेंड क्लमसी पर्सन में आप एक इडियम और लगा सकते हो ना, आल थम्स ना। क्या लिखा गया, आल थम्स ना। आल थम्स का मतलब भी क्या होता है, बेढंगा होता है ना। क्या होता है, आल थम्स का मतलब भी क्या होता है, बेढंगा होता है। जैसे आप देखेंगे ना, थम देखिए, सारे थम देखिए, सारे थम मैं बात कर रहा हूँ, फिंगर्स में आप देखेंगे तो 4 फिंगर का डायरेक्शन कहीं और होता है, थम्स का अपना अलग से चल रहा होता है। मतलब वो क्लमसी है, बेढंगा है, सबसे अलग है ऑल थम्स। नेक्स्ट वन इज अ नीडल इन अ है स्टॉक। क्या लिखा गया फ्रेंड, अ नीडल इन अ है स्टॉक। इसका मतलब क्या होगा, अ नीडल इन अ है स्टॉक, to be of minor importance, to be involved in unnecessary activity, to create a state of confusion, something that is very difficult to locate। अब अगर इसको समझना है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि सपोज़ करो कि दिस इज़ स्टॉक ऑफ है ना, ये तमाम प्रकार का है। अब इसमें क्या है ना, आपने ऐसे पॉइंट जैसा आपने निडल कोई रख दिया है ना, अब किसी को ढूंढने के लिए बोल दी, इसमें ढूंढ के दिखाओ निडल कहाँ है, तो वो थोड़ा सा लोकेट करना क्या होगा, कठिन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अ निडल इन अ है स्टॉक, अ निडल इन अ है स्टॉक मतलब होता है टू क्रिएट
समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट ना, जिसको लोकेट करना डिफ़िकल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अ नीडल इन अ हेस्टॉक। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑल एंड सन ट्राई ना। नेक्स्ट इडियम है ऑल एंड सन ट्राई। दैट मीन्स क्या होगा, ऑल इंक्लूडेड। इसका मतलब होता है सभी को मिला के, बिना किसी भेदभाव के। तो जैसे फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग निमोनिक्स बनाएं तो सन ड्राई ना, क्या लिख सकते हैं, सन प्लस ड्राई। तो आप बोल सकते हो ना कि सन क्या करता है, सभी को ड्राई करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के ना। जब सूर्य का धूप आएगा ना तो वो सबको ड्राई करेगा ना, सबके कपड़े को सुखाएगा, सबके फसलों को सुखाएगा, वो किसी एक का नहीं करता है, मतलब सबको इंक्लूड कर लेता है। तो ऑल एंड सन ड्राई। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वन, ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वन दिया है एज क्लियर एज वेल ना। एज क्लियर एज वेल का मतलब टू हैव अ टिंकलिंग साउंड, तो साउंड से रिलेटेड होगा ही नहीं। एट अ वेरी लो प्राइस, टू गेट फूल्ड नहीं होगा, रेडली अंडरस्टूड ना। जैसे फ्रेंड आपने देखा ना स्कूल का जब बेल वगैरह बजता है तो आपको एक बात समझ में आती है, अंडरस्टूड, आप समझ जाते हो कि अब छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो एज क्लियर एज वेल का मतलब होता है रेडली अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन है अ मैन ऑफ स्पिरिट ना। अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है अ वेरी करेजियस मैन ना। क्या बोलेंगे, अ वेरी करेजियस मैन। नेक्स्ट लिखा ना एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो। कहीं पे आप एक स्टोन लेते हो, थ्रो करते हो, कितना दूर जाएगा, बहुत कम दूर जाएगा, वेरी फार ऑफ, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे फ्रेंड इसको, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हाँ अभी तक जो मैंने इडियम लिए ये अभी हाल फिलहाल में लगभग आपने देखा कि जो भी इडियम्स था वो लगभग 2020 तक 21 तक जो भी पूछे गए हैं हमने उसको देखा ना। हम लोगों ने सीरीज़ ए किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, अभी जो हम लोग का नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट होगा वो BC होगा। तो एसएससी के एग्ज़ाम में जितने भी इडियम जो BC स्टार्ट होते हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम लोग उनको पढ़ेंगे। उनकी पीछे अगर कोई निमोनिक्स बन रहा है, कोई लॉजिक बन रहा है, मैं प्रयास करूँगा कि अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको वहीं पे चीज़ें समझ में आ जाए ना, आपको भी लॉजिक लगाना आ जाए कि कैसे इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे आप। अगर याद नहीं भी है तब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कैसे आप राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ना आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी वो शेयर करें ना, ताकि वो भी इस फ्री वीडियो को एंजॉय कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। थैंक यू।